ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कैलकुलस का एक नया पार्ट शुरू करेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 6 से लेकर और चैप्टर नंबर 11 तक इंक्लूड है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर नंबर 11 तक। ये हमारे कैलकुलस का पार्ट है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हम 11th क्लास में कुछ इससे रिलेटेड काम कर चुके हैं, जैसा कि नाम में यहां पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम डेरिवेटिव ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो उसके हमें काफी यहां पे हेल्प मिलने वाली है। सेकेंडरी, यहां पर दो टर्म्स लिख रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी जो चैप्टर के नाम में लिखा हुआ है, एंड सेकेंड वन इज डेरिवेबिलिटी। आप डेरिवेबिलिटी बोल सकते हो या डिफरेंशियबिलिटी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो यहां पे हम दोनों ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद आगे हम इस चैप्टर में यह भी पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन दीज टू, इन दोनों टर्म्स को एक साथ चैप्टर में क्यों लिखा गया है, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो इसको भी हम यहां पर पढ़ेंगे साथ साथ। ओके, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में यहां से कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी को हम कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए, एक पॉइंट पर तो जनरली सबसे पहले तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या निकलता है। देखिए, अगर कहीं पर ये वर्ड लिखा होता है कंटिन्यूअस, तो आप वहां से क्या मीनिंग निकालते हैं। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, लगातार। अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो उसको कहेंगे लगातार। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, ग्राफ की बात करता हूं पहले में ज्योमेट्रिकली। यहां से देखिए, वी से दैट ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है वो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो इस बात का मीनिंग क्या है कि इफ द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू एफ एक्स विदाउट एनी ब्रेक एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, जैसे साइन एक्स है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन। उसका रीजन ये है कि जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसे। और आप बिना पेन को उठाए और कितना भी बड़ा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये आगे तक और भी आगे जा सकता है। सिमिलरली इसके पीछे की तरफ भी ये ऐसे चल सकता है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट होकर आ जाता है, साइन एक्स का ग्राफ लगातार बन सकता था विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे साइन एक्स है वो कंटिन्यूअस है। सिमिलरली कोस एक्स है वो भी कंटिन्यूअस हो गया, जबकि टेन एक्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि उसको ब्रेक मिलता है कहां कहां पर, पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, कुछ ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है जहां पर ग्राफ हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप सभी को ग्राफ पता होगा 10x का कि कैसे इसका ग्राफ होता है। देखिए, 10x का ग्राफ कैसे होता है, पहले ऐसी ब्रांच होती है, कहां से कहां तक, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, फिर ये पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में फिर अगर ग्राफ बनाना चाहोगे तो कुछ इसी तरह से फिर ग्राफ बनेगा, जो ये पाई से स्टार्ट हो गया सर। तो हर बार ऑब्जर्व करेंगे कि 10x का जो ग्राफ है वो कहां कहां पे ब्रेक हो रहा है उसका, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, इन सब वैल्यूज पे ये ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, इसलिए 10x है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 0 से 2 पाई के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 0 तो यहां पर है और 2 पाई तक मैं आगे अगर जाऊंगा तो ये ग्राफ हमें अलग अलग ब्रांचेज में मिलेगा। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है। तो जनरली क्या लिखा हुआ है यहां पे ऊपर देखिए, वी ऑब्जर्व दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए फिक्स्ड पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ of the function around that point without any break the graph, or more precisely without lifting the pen from the plane of the paper। अगर किसी भी प्लेन के ऊपर हमें ग्राफ बनाना है उस फंक्शन का, और अगर मैं बिना पेन उठाए फंक्शन को लगातार बना सकता हूं, ठीक है, कंटिन्यू बना सकता हूं विदाउट एनी होल इन द ग्राफ, मतलब पेन को बिना उठाए, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन को उठाए अगर मैं लगातार पूरा ग्राफ बना सकता हूं तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा।
ये तो हमने ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली हम इसने पढ़ लिया हमने सब ये, ठीक है, हमने वो सब मीनिंग समझ लिया जो इसके जर्नल सेंस से हमें समझ में आता है। जर्नल सेंस यही हुई कि कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो हमने यहां पे समझने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में डेफिनेशन है। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए तो यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और मैं चाहता हूं कि उस फंक्शन को मैं कंटिन्यूस कहूं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर x इज इक्वल टू ए, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें चेक करना है कि उस x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसका एक तरीका होगा चेक करने का, और वो मेथड क्या है कि हम क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो हम एफ ए को फाइंड आउट करेंगे, एफ ए वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एफ ए कैसे आएगा, अगर हमें ए क्वेश्चन में दे रखा है तो उस ए को हम फंक्शन में पुट कर लेंगे, उस ए को हम फंक्शन में पुट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि उसकी जो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेट और फाइनाइट वैल्यू हो और रियल वैल्यू हो, ठीक है। रियल का मतलब समझ में आ रहा है, हमारे पास आयोटा जैसा कुछ नंबर नहीं आना चाहिए एफ ए का, और फाइनाइट और डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए जो हम देख के बता पाए हाँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम सबसे पहले तो एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्या है, हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स। अब ये लिमिट जो है ये हमने कंप्लीट 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। 11th क्लास में हमने कंप्लीटली इस लिमिट के पार्ट को डिस्कस हमने किया है, तो वहां से सभी को पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं आज आगे की स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा भी थोड़ा बहुत इसके बारे में। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड में है, ये है मेन डेफिनेशन। अगर किसी फंक्शन की लिमिट जो हमने फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में निकाले है, सेकंड पॉइंट में हमने लिमिट निकाली, वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ए के इक्वल। एफ ए को कहेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि एफ एक्स क्या है, फंक्शन, और ए क्या है, वैल्यू। तो अगर वो वैल्यू हम एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं फंक्शन में, एक्स की जगह पे, तो वो एफ ए बन जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, यहां से समझिए इसको अच्छे से। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ए, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है अगर यहां पे ये तीनों के तीनों स्टेप सोल्व हो जाते हैं। तो मेनली तो हम ये कह सकते हैं यहां पर, अगर हमने थर्ड स्टेप को समझ लिया तो हमें ऊपर के दोनों स्टेप तो समझ में आ ही जाएंगे कि लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए है। इसका मतलब पहले एफ ए की वैल्यू निकालो और फिर लिमिट की वैल्यू निकालो। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ही हम कहेंगे कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूस होगा मतलब, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट स्टेप एक और है यहां पर कि यहां से लिखा हुआ देखिए, Thus, if the left hand limit, ये भी हमने पढ़ा था 11th क्लास में, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या होती है समझिए, कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उस फंक्शन की दो ब्रांच बनती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है सब ये। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मान लो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया और उसकी वैल्यू आ गई 5, और राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो उसकी वैल्यू भी 5 आ गई, तो हम कहेंगे कि जो ये लिमिट है इसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी, यहां से 5 हो जाएगी, ठीक है। इस लिमिट की वैल्यू भी 5 हो जाएगी जो सेकंड स्टेप में समझाया गया यहां से, ठीक। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आती है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आ जाती है,
तो हम कहेंगे उस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो एफ ए के इक्वल होना चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एफ ए के इक्वल उसको कैसे करूंगा फिर मैं, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहां पे क्या स्टेप समझाया गया, यहां से पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ यहां से, अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जिसको आरएचएल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एफ ए है वो क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आर इक्वल, अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं इच अदर टू इच अदर, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन है वो क्या होगा, आपस में कंटिन्यूस होगा। फंक्शन है वो कंटिन्यूस तभी बनेगा जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, तीनों का मतलब क्या हुआ, एफ ए का मतलब तो हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो ये तो एक ही स्टेप है। अब बात ये आती है हमें किस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने पड़ते हैं, ये मैंने आपको 11th क्लास में भी समझाया है। हमें हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल है तो बिना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के भी निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर जगह तो हैं जहां पर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो लगानी ही चाहिए, वहां पे हम नॉर्मल तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से जगह पे जहां पे हमें, या ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जहां पे हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगानी चाहिए, तो मैंने वैसे 11th क्लास में आपको समझा रखी है सब चीजें, फिर भी मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यह है यहां से मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, यहां से है मॉडुलस फंक्शन। अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, कोमा, अगर फंक्शन आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई e रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, मतलब इस टाइप से एक्सपोनेंशियल टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, और कोई फंक्शन ऐसा हो x इंटू साइन 1/x, ठीक है, इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो, और किसी क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ऐसे कुछ सिंबल यूज हो रहे हो। ठीक है, इनके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एटसेट्रा। मैं लिख रहा हूं कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, ये समझ जाना कि इनके अलावा कुछ ऐसा जहां पर लगे कि नॉर्मल मेथड यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस में भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो हमें हर क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कि हमें कहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करने हो, तो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहां पे मैंने कुछ फंक्शन बताए, यहां तो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, यहां पर हम नॉर्मल मेथड से सोल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को, यहां पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, सेकेंडरी क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना होता था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, आगे जीरो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कर दिया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपने सिंपल लिखा, यहां पर लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं एल टी, ठीक है, एल टी लिख दिया, LIM लिखना जरूरी नहीं है, और x टेंडिंग टू 0 प्लस कर दिया यहां पर हमने, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द फंक्शन। यहां पर कोई फंक्शन लिखा मैंने fx। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो बस प्लस जो लिखा हुआ है वहां पे हमें माइनस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ऐसा आ जाएगा h टेंडिंग टू 0। ठीक है, दोनों केसेज में प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ h टेंडिंग टू 0 आएगा। अगर प्लस था तो a प्लस h आप रिप्लेस कर देंगे x की जगह पे,
x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से, और लेफ्ट हैंड के केस में a माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। और जो h टेंडिंग टू जीरो है वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, वो लगभग जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, हर केस में पॉजिटिव साइड से। ठीक है, इस बात को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा शायद। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए आगे यहां से देखिए, अब हमें कुछ 11th क्लास के, मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखिए, कुछ 11th क्लास के हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। अब 11th क्लास के कौन से फॉर्मूले, मिनिमम मैंने वो फॉर्मूले तो यहां पर मेंशन कर दिए हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, या मैंने डायरेक्ट थ्योरी को कुछ क्वेश्चन के हेल्प से समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज मैं ये चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स बुक से, एलिमेंट जो 11th क्लास की बुक है, ठीक है, कोई भी बुक आपके पास हो 11th क्लास की, वहां से आप लिमिट वाला चैप्टर एक बार रिवाइज जरूर करें। ओके, तो वहां पे क्या पढ़ा गया था देखिए, लिमिट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। फर्स्ट ये देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन है, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और आपको समझ में आना चाहिए यहां पे जो फंक्शन लिखा गया एक पोलिनोमियल फंक्शन लिखा गया है। तो जब भी आपके पास एक पोलिनोमियल टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो और लिमिट x टेंडिंग टू कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उस 2 को सब्सटीट्यूट कर दो x के जगह पे। ठीक है, तो क्या जाएगा यहां पे देखिए, यहां पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद -5 उसके साथ x लिखा हुआ है, तो x की जगह पे भी आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से। ठीक है, यहां पे भी, और फिर आगे +1 आपके पास लिखा हुआ था, आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जब भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन हो तो हमें कुछ नहीं सोचना उसके अंदर ज्यादा, हमें उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर चलेंगे तो भी हमारा आंसर -5 ही आएगा इस केस में भी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के केस के कंपैरिजन में काफी आसान होगा यहां से। ओके, उसके बाद देखिए यहां से नेक्स्ट की बात करता हूं मैं यहां पर। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड में। देखिए सेकंड में एक रैशनल फंक्शन है यहां पे ये, और रैशनल फंक्शन अगर है तो रैशनल फंक्शन के अंदर भी प्रॉपर्टी है कि यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्स टेंडिंग टू 2 है तो आप यहां पर x की जगह पे डायरेक्ट 2 डाल दें यहां से, तो 7/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 है, ये भी आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, सॉरी पोलिनोमियल फंक्शन है, और अगर एक पोलिनोमियल है तो भी आप डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। ठीक है, 0 x की जगह पे 2 रखने से। ठीक है, तो शायद 1 2 3 पॉइंट तीनों समझ में आ गए सभी को। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल हो, कोई रैशनल हो, या कोई अगेन पोलिनोमियल हो, तो आप डायरेक्ट वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। डायरेक्ट आप x की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि यहां पे भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इस रैशनल नंबर में हम सेकंड की तरह से अगर 2 रखेंगे तो 0.0 फॉर्म बनेगी, और इस फॉर्म को हम बोलते थे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये मैंने आपको 11th क्लास में समझाया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके, तो अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म किसी क्वेश्चन, ऐसे 7 होते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, ये आप अपनी बुक से पढ़ेंगे सभी 11th क्लास की बुक से। वैसे मैंने एक ही समझाया यहाँ पे, और मैक्सिमम हमें इसी की जरूरत हमें पढ़ने वाली है। तो यहां से मैंने समझाया कि 0.0 फॉर्म अगर आपके पास आ गई है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसमें दूसरे मेथड अप्लाई करने चाहिए। अब दूसरे मेथड क्या क्या होते हैं, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, नेक्स्ट होता है यहां पर रैशनलाइजेशन मेथड, और रैशनलाइजेशन मेथड के बाद फोर्थ मेथड जो आता है वो आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमने 4 मेथड्स पढ़े हैं अगर कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास आ रही हो तो यहां पर हमें इस x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 को देख के समझ में आना चाहिए कि इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से, x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और x माइनस 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिंपल यहां पर x प्लस 2 बचेगा एक पोलिनोमियल के जैसा, और सोल्व करके कितना आ जाएगा 4।
ठीक है, सोल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिट का मतलब क्या होता है, उसके नजदीक की वैल्यू है। ठीक है, उसके नजदीक की वैल्यू है, लगभग वैल्यू हम कह सकते हैं, इसकी लगभग वैल्यू है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या समझ में आया कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आप उसमें अदर मेथड्स यूज करोगे। अगर आपके पास यहां पर ही, अगर आपके पास यहां पर इस फंक्शन के जगह पे कोई स्क्वायर रूट टाइप का कुछ होता और आप पुट करने के बाद तुम्हें 0.0 फॉर्म मिल जाती यहां से, तो हम क्या करते वहां पे, हम रैशनलाइजेशन वहां पे यूज करते। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है तो आप वहां पे फैक्टराइज यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके बाद 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ फंक्शन किस टाइप का लिखा हुआ हो, x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a। यहां पर x है, यहां पर भी x होना चाहिए और यहां पे भी x होना चाहिए। उसके बाद टेंडिंग टू में a लिखा हुआ है, वही a आपके पास यहां होना चाहिए और वही a यहां पे भी होना चाहिए। बीच में ध्यान रखेंगे माइनस होना चाहिए। उसके बाद पावर दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कितना होगा, एन ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ये सब मैं वो पढ़ा रहा हूं जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनके बिना हम चैप्टर को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था डिफरेंशिएशन जब करवाए थे 11th में, तब इसको आप कैसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन के तरीके से, n इसका आगे आ जाएगा और एक पावर इसकी कम हो जाती है। ठीक है, यहां तक सभी को आता होगा शायद कि a रेज टू पावर n है तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे आपके पास लिखा हुआ है x रेज टू पावर 5, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 5x रेज टू पावर 4, ये लिखा होता था कुछ इस टाइप से। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि a रेज टू पावर n है तो n मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया शायद, ये सब 11th क्लास का था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे 6th पॉइंट पे, 6th पॉइंट पे है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले भी थे। तो क्या क्या थे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, देखिए जो लिमिट के ऊपर एप्लीकेबल थे, लिमिट के साथ साथ एप्लीकेबल थे। पहला था साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स क्या है, इस साइन का एंगल है, अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से 7 था, अगर 7th फॉर्मूले में अगर आपके पास ओनली कोस एक्स है और एक्स टेंडिंग टू 0 आ रहा है तो भी ये 1 आएगा। इसके अपॉन में एक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो 1 आएगा। अच्छा, ये उल्टा हो तो भी 1 होगा, क्योंकि एक्स ऊपर और साइन एक्स नीचे हो तो भी 1 ही रहेगा, 1 अपॉन 1 की वजह से, क्योंकि आप इसको भी रिवर्स करेंगे एंड इस जो आपके पास यहां पर जो 1 है, इस 1 को भी आप रिवर्स करेंगे। तो दोनों को रिवर्स करने से हमारे पास जो रिजल्ट है वो बेसिकली क्या आएगा, रिजल्ट तो 1 ही रहेगा, चाहे साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स हो। सिमिलरली 8th फॉर्मूले की बात करूं तो वहां पर क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x है तो भी आपके पास 1 आएगा। इसका भी रिवर्स हम कर सकते हैं, x अपॉन tan x तो 1 आएगा। ओके, अब देखिए 9th में, जो 9th है वो हमने 11th क्लास में नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसको आप लोग अभी समझेंगे इसको, क्योंकि हमने वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी थी। तो यहां पर है साइन इनवर्स x अपॉन x अगर आपके पास है और x टेंडिंग टू 0, सिमिलरली tan इनवर्स x अपॉन x है तो भी ये 1 आएगा। अब मैं ये फॉर्मूले मैंने अब इसलिए आपको बताए क्योंकि हम 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। अगेन यहाँ पर उल्टा हो, एक्स ऊपर और साइन एक्स नीचे लिखा हुआ हो, एक्स ऊपर और tan इनवर्स एक्स नीचे लिखा हुआ तो भी रिजल्ट 1 ही रहने वाला है। उसके बाद लास्ट 10th, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यहां से अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रैशनल टाइप का हो, ठीक है, जो रूट वगैरह जिसमें इन्वॉल्व है, अगर रूट वगैरह इन्वॉल्व है उस क्वेश्चन में, तो हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, उसमें पहले तो हम हमारा नॉर्मल मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं कि हम 0 पुट कर देंगे डायरेक्ट जहां जहां एक्स है, और उसके बाद हमें 0.0 फॉर्म अगर मिल जाती है तो वहां पे हम रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है सभी को, देखिए यहाँ पर माइनस था तो उसको प्लस करके हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब रैशनलाइजेशन। तो उसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 16 कैंसिल हो जाएगा, बाद में ये रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा,
रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बचेगा, और उसमें मैं अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है पुट करूंगा, मतलब एक्स की यहाँ पे 0 पुट करूंगा यहां से, तो ये 4 प्लस 4 करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर ये 8 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन की लिमिट आ गई, इस फंक्शन की लिमिट आ गई है। ठीक है, लिमिट मतलब लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो यहां तक मैंने आप लोगों को 11th क्लास का पूरा लगभग लगभग रिवाइज करवा दिया है। बाकी डिटेल से आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वो बुक आप पढ़ के देखेंगे सभी जो 11th क्लास में मैंने आप लोगों को समझा रखे हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है साथ ही साथ, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले याद नहीं है तो हम ये कैलकुलस वाली जो यूनिट है, ठीक है, मैं बता देता हूं कितने इसका वेटेज है। यहां पर इसका जो वेटेज है वो 35 मार्क्स है आउट ऑफ 80। तो इसके मार्क्स से इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है हमें कि कितनी बड़ी यूनिट है और सारे कनेक्टेड कैसे हैं यहां से ये। ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला याद नहीं है विद डेरिवेशन, ठीक है, तो हमें यहां से इसमें प्रॉब्लम हो सकती है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर यानी कि इस यूनिट के अंदर ही, जो कि 35 मार्क्स की है, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों को हमें अच्छे से लिख लेना चाहिए और उसके बाद हमें याद करने की कोशिश करनी चाहिए, डेली रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने इस एक्सरसाइज के लिए आपको थ्योरी लगभग समझा दी है। कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि सबसे पहले आप लोग जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है, जितनी इसकी थ्योरी समझाई वो थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए माइंड के अंदर, लिमिट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यहां तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फिर।